ज़रा इन सवालों को ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि इस प्रकार के सवाल जो हैं वो 66 बीपीएससी में भी पूछा गया है, 67th में भी पूछा गया है। तो जो साम्यवादी आंदोलन था भारत के इतिहास का, उससे जुड़े हुए सवाल या इसी प्रकार के सवाल कई बार पूछे जाते हैं। अपने चैनल पर हिस्ट्री का एनसीईआरटी एमसीक्यू भी पूरा कंप्लीट है। मॉडर्न, मिडेवल और एंशिएंट का सब्जेक्ट वाइज डिटेल में सारे के सारे कंप्लीट हैं। कठिन स्तर के सवाल आप वहाँ से भी कर सकते हैं। यूपीएससी पीवाईक्यू भी कंप्लीट है, वहाँ से भी कठिन स्तर के सवाल कर सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मध्यम और आसान स्तर के जो वन लाइनर फैक्ट होते हैं वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तीनों ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए तीनों को ही देखिए। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी के लिए सबसे अच्छा कंटेंट मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, पहला सवाल क्या है, बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन एग्जाम में हो सकता है कि आपके लिए कठिन पड़ जाए कि भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना वीपी वाडिया ने किया था। किसने किया था? वीपी वाडिया नाम है इनका। कब स्थापित हुआ था? तो 1918 में स्थापित हुआ था। दरअसल में 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति होता है। रूसी क्रांति होता है, उसके साथ साथ लीग ऑफ नेशन भी स्थापित होता है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात से। आपने सुना होगा कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ये प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ही स्थापित हुआ था। ये पूछा गया है पीटी एग्जामिनेशन में। इसी समय के पश्चात पूरे दुनिया भर में अलग अलग मजदूर संघ बनने शुरू हो गए, अलग अलग साम्यवादी दलों का स्थापना शुरू हो गया। जैसे CPI जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1925 में मानवेंद्र रॉय जी करते हैं। तो ये क्या मैं बता रहा हूँ, रूसी क्रांति जो है वहाँ से जनक माना जाता है। वो किस चीज़ का जनक है? तो दुनिया भर में मजदूर और बड़े बड़े किसान संगठन जो बने हैं वो रूसी क्रांति के पश्चात आपको दिखेंगे। इसका उत्तर वीपी वाडिया हो जाएगा। वीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था। ये क्या नाम था इसका? मद्रास मजदूर संघ नाम था। ये भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो ये महात्मा गांधी जी थे जिन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी 1918 में किया था। याद है आपको, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह मिल हड़ताल उन्होंने किया था। इसी के पश्चात उन्होंने स्थापित किया था इसको। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय हो जाएगा। लाला लाजपत राय, जिनको शेरे पंजाब कहा जाता है, वो भारतीय ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष थे। सचिव कौन थे? अध्यक्ष तो लाला लाजपत राय थे, सचिव कौन थे? NM जोशी थे क्या? आप एक बार ढूंढिएगा जरा। इसका उत्तर C हो जाएगा। कितनी बार पूछा गया है आप उसको देख सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, और यहाँ पर पढ़ते हैं पहले इसको। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई थी। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था, इसलिए भारतीय श्रमिक संगठन ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन 1929 नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। NM जोशी जी के द्वारा स्थापित था। NM जोशी जी ने, नारायण मल्हार जोशी इनका नाम है, इन्होंने 1920 में इसको स्थापित किया था। ILO का स्थापना 1919 में हुआ है, उसके पश्चात इसको स्थापित किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी बने थे। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, लाला लाजपत राय जो वर्तमान का पंजाब नेशनल बैंक है उसकी भी अध्यक्षता की है उन्होंने। वर्तमान का जो पंजाब नेशनल बैंक है PNB, वो जब स्थापित हुआ था तो शुरुआत में उसको प्रतिनिधित्व लाला लाजपत राय जी ने दिया था। ओके, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में हुआ। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस। ओके, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 बम्बई में स्थापित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता तो लाला लाजपत राय जी ने किया था। 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो लाला लाजपत राय जी ने किया था। उद्घाटन सत्र यानी कि पहला ही था और इसकी अध्यक्षता उन्होंने किया था। अगला सवाल देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है कि 1920 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता 1929 में नागपुर में जब अधिवेशन हुआ था उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। इसको एटक भी कहा जाता है, AITUC कहा जाता है कि अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। नागपुर अधिवेशन में इस साम्यवादियों और सुधारवादियों मतभेद के कारण
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन भी हुआ। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की गई थी, अतः दक्षिणपंथी इससे अलग हो गए। उन्होंने एन.एम. जोशी और वी.वी. गिरी के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की थी। जो दक्षिणपंथी नेता थे वो बिल्कुल अलग हो गए इससे। नेहरू रिपोर्ट की खूब आलोचना हुई। नेहरू रिपोर्ट कौन सा था? मोतीलाल नेहरू जी का रिपोर्ट जो था, जिसमें उन्होंने बोला था कि भारत में स्वराज की स्थापना को लेकर डोमिनियन स्टेटस की बात की थी उन्होंने, तो जिसकी खूब आलोचना हुई थी कि डोमिनियन स्टेटस अब स्वीकार ही नहीं है, हम तो संपूर्ण आज़ादी की मांग कर रहे हैं। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी ने, सभी नेताओं ने उसका विरोध किया था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मानवेंद्र नाथ रॉय जी थे। इनको भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन का जनक भी माना जाता है, मानवेंद्र नाथ रॉय हैं। ओके, कम्युनिस्ट जो थे उस समय में उन्होंने भारत की आज़ादी का विरोध भी किया था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। उन्होंने कई हद तक भारत की आज़ादी का विरोध भी किया था। पहले वो जब तक रूस जो करता था वही वो करते थे भारत में। ठीक है, तो पढ़ाऊंगा इसको कभी और। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 से व्लादिमीर इलीच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शिविकों द्वारा की गई थी। ये रूसी आंदोलन से ही जन्म हुआ, इसका रूसी आंदोलन से जन्म हुआ है। एम.एन. रॉय लेनिन के निमंत्रण में मॉस्को गए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मानवेंद्र नाथ रॉय थे। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह का मुखिया निम्न से कौन था? तो मानवेंद्र नाथ रॉय थे। ताशकंद में स्थापित हुआ है ये। कहाँ पर? तो ताशकंद में स्थापित हुआ है। ताशकंद में स्थापित हुआ है CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ताशकंद में स्थापित हुआ है। 17 अक्टूबर 1920 को एम.एन. राय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफी के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1920 ईस्वी में किया है। 1920 ईस्वी में किया है। मैं बार 1925 बोल रहा था, 1920 ईस्वी में किया है, ये ध्यान रखिएगा। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध था। इसका उत्तर सी हो जाएगा। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जो है बड़ा फेमस है। इसमें कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था ना, यही नाम पूछा गया है BPSC PT में। तो जरा उसको मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से देखिएगा। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रिटिश सरकार ने 1924 में एम.एन. राय, श्रीपद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा, सिंगार वेलू चेटियार पर कानपुर मुकदमा चलाया। सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि ये लोग एक षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापना करना है। पेशावर षड्यंत्र और मेरठ षड्यंत्र मुकदमा भी साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध ही था। और यही चीज़ BPSC PT में पूछा गया कि निम्न में से कौन सदस्य कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं था? इस प्रकार का सवाल BPSC PT में पूछा गया है, ये ध्यान में रखिएगा। निम्न से किस केस के समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, H.C. वेल्स, हेराल्ड लॉस्की, रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणी की? एक मेरठ षड्यंत्र मुकदमा है जिसमें कई सारे साम्यवादियों को गिरफ्तार किया गया। तो उसकी आलोचना आइंस्टाइन से लेकर बड़े बड़े लोगों ने दुनिया में उस समय किया था। 1929 से 33 के बीच मेरठ षड्यंत्र मामले में 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। राजद्रोह का, देशद्रोह जो आर्टिकल 124 के तहत में आप जानते ही हैं। इसकी पूरे विश्व में चर्चा हुई थी। प्रोफेसर आइंस्टाइन, H.C. वेल्स, हेराल्ड लॉस्की, रोमरोला, रूजवेल्ट, कई सारे उस समय के जो फेमस व्यक्ति थे, उन सभी ने इसकी आलोचना की थी। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा इसको नाम दिया गया है। ट्रेड यूनियन आंदोलन क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो 1926 से 1939 माना जाता है, क्रांतिकारी चरण इनका माना जाता है। ट्रेड यूनियन आंदोलन क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 1939 तक माना जाता है। इस दौरान एम.एन. राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपद एम डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता रहे हैं। ये सब क्या थे? तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता रहे हैं। अगला सवाल है कि 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो एम.एन. राय हैं। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, रेडिकल का मतलब क्या होता है? क्रांतिकारी, एक प्रकार से मान सकते हैं हिंसक। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. राय ने किया था। सचिन नाथ सान्याल ने बंदी जीवन नामक किताब लिखी है। सचिन नाथ सान्याल का बंदी जीवन बड़ा ही फेमस है। बंदी जीवन, क्या नाम है इनका? बंदी जीवन। बहुत बार पूछा गया सचिन नाथ सान्याल जी की किताब के बारे में। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल नाम था इसका। क्रांतिकारी साम्यवादी दल रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 में सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल से टूटकर बनी थी।
तो साम्यवादियों से जुड़े हुए कुछ सवाल अब हमने लोगों ने देख लिए। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग 1905 के पश्चात, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, स्वदेशी आंदोलन से लेकर, ध्यान से सुनिएगा, अंत समय में जब आप रिवीजन करते हैं तो किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। स्वदेशी आंदोलन से लेकर और 1947 तक, ये जो हिस्सा है यहीं से सबसे अधिक सवाल पूछा जाएगा, सबसे अधिक। इसमें भी अगर मैं बोलूँ तो 1920 से लेकर और 1947 तक का जो बीच का इतिहास है, इससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है आपके पीटी एग्जामिनेशन में। तो जब रिवीजन करते हैं तो कुछ विशेष हिस्सों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। पहला सवाल देखिए क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था। रॉलेट एक्ट, जिसको क्या कहा जाता था, काला कानून की भी कहा जाता है। क्या है भाई, इसमें क्या था, लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने का अधिकृत किया गया था। इसका उत्तर सी हो जाएगा। बड़ा ही खराब सा कानून था। भारत में बड़ी क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 17 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इनके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा ही अंग्रेज सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा के जेल में डाल सकती थी। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून इसको कहा गया है। रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था, तो राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, यही इसका था। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया, बड़ा ही आसान सा सवाल आपको लग रहा होगा, बड़ा ही आसान लग रहा होगा। आप मुझे बताइए कब लागू किया गया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सन 1919 में। क्या आपको 1919 का मंथ याद है कि कब लागू किया गया है? तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताया कि इसको कब लागू किया गया, तो मार्च 1919 में लागू किया गया है। ये मैंने क्यों बताया मार्च 1919, क्योंकि कई बार सीक्वेंस लगाने के लिए आपको दे देगा घटनाक्रम, तो 1919 के ही अलग अलग घटनाओं को आपके क्रम में लगाना होगा। तो मार्च 1919 में क्या किया गया है, मार्च 1919 में तो रॉलेट एक्ट लागू किया गया है। मार्च 1942 में क्या हुआ है, तो क्रिप्स मिशन भारत आया है, क्रिप्स मिशन भारत आया है। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा इसको। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था, IAS प्री 2012 में पूछा गया। बहुत आसान सवाल है, बिना मुकदमा चलाए लोगों को बंद कर देना। रॉलेट एक्ट के बारे में 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। अब ज़रा इसको हल कीजिए। आसान टॉपिक, लेकिन उससे कठिन सवाल बनाए जा सकते हैं। रॉलेट अधिनियम सेडिसन कमेटी की सिफारिशों पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए थे। आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते। तीसरा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तीसरा तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, और दूसरा बिल्कुल सही है। यहाँ पर रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। दूसरा गारंटेड सही है, तीसरा गारंटेड गलत है। इस प्रकार से उत्तर एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका उत्तर 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। सेडिसन कमेटी एक बार को नहीं भी पता होगा तो भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि साइमन कमीशन 1927 है और रॉलेट एक्ट 1919 है, 1919 ईस्वी है। इस प्रकार से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से। थोड़ा सा अगर ध्यान से उपयोग करेंगे आप तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, इसमें गांधी जी ने क्या किया था, सत्याग्रह की अपील की थी। वे सभी लोग इसमें शामिल हो गए जिन्हें होम रूल आंदोलन ने राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया था। एक मैं सवाल लिखवाता हूँ GS 1 के दौरान कि होम रूल लीग आंदोलन जो था, इसने आने वाले आंदोलन के लिए किस प्रकार से रूपरेखा तैयार की। होम रूल लीग आंदोलन जो है, जो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था भारत में 1915 के पश्चात, उस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही थी गुरु, ये पूछा जा सकता है अगर कठिन सवाल पूछेगा तो। उसने राजनीतिक रूप से लोगों को जागरूक कर दिया था। भारत में जगह जगह पर राजनीतिक रूप से क्या हो गए थे, लोग जागरूक हुए थे। किस प्रकार से हुए थे, तो छोटी छोटी सभाओं का, डिबेट क्लब का, छोटे छोटे जिले स्तर के, पंचायत स्तर के संगठन बने थे। इस दौरान अलग अलग जगहों पर डिबेटिंग क्लब बने थे। लोगों को प्रचारित किया गया कि भाई किस प्रकार से अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं और हमें होम रूल लीग चाहिए, स्वराज चाहिए। तो ये जो राजनीतिक जागरूकता तिलक जी ने और एनी बेसेंट जी ने पैदा की, उसका सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिला, तो गांधी बाबा के आंदोलन को मिला है। रॉलेट आंदोलन हो गया, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उसके पश्चात जितने भी आंदोलन हुए उन सब की पृष्ठभूमि होम रूल लीग ने ही तैयार कर दी थी। ये हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइमन आयोग भारत में 3 फरवरी 1928 को पहुंचा, जिसके विरोध में सभी प्रमुख नगरों और कस्बों में हड़ताल थी। साइमन वापस जाओ के नारे से इसका स्वागत हुआ था। 27 में गठन, 28 में भारत आया था। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ तो उसमें भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के मध्य भारत के वायसराय रहे। इन्हीं के कार्यकाल 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था।
रॉलेट एक्ट किस वायसराय काल पारित हुआ? तो चेम्सफोर्ड के समय में कितनी बार पूछा गया है। अगला सवाल बीपीएससी का है, जरा देखिए ध्यान से और इसको हल करने का प्रयास कीजिएगा। आसान सवाल है। रॉलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य क्या था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सबसे शानदार जो इसका लक्ष्य होगा और इसका आंसर होगा वो है क्या? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, लोगों की जो स्वतंत्रता है उसको सीमित करना। रॉलेट एक्ट का अगर एक लाइन में बताना होगा तो यही हम बता देंगे। इसमें से कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकता है आपको सही लगे, जैसे ऑप्शन डी में कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका आंसर ए हो जाएगा। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम कौन सा था? तो रॉलेट सत्याग्रह करना नहीं, चंपारण भी है, चंपारण भी है। रॉलेट सत्याग्रह पता नहीं क्यों दिया है, चंपारण भी साहसिक है। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आरंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया, होम रूल लीग, खिलाफत और सत्याग्रह सभा। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व चंपारण, खेरा, अहमदाबाद गांधी जी का आंदोलन क्षेत्र विशेष से ही संबंधित थे, इसलिए इन्होंने यहाँ पर रॉलेट एक्ट को दिया है आंसर में, क्योंकि रॉलेट जो है एक्ट के खिलाफ विरोध ये पूरे देश में उन्होंने चलाने की कोशिश की थी, जबकि चंपारण केवल चंपारण तक सीमित था, खेरा और अहमदाबाद अपने अपने विशेष क्षेत्र में ही सीमित थे, इसीलिए उसका उत्तर रॉलेट एक्ट दिया हुआ है। अलग से इसको ध्यान में रखिएगा, इस प्रकार के सवाल में आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? इस स्वामी श्रद्धानंद थे। इन्होंने बोला एक किसान नेता थे, इन्होंने बोला कि हमें लगान ही नहीं देना चाहिए। स्वामी श्रद्धानंद जी ने यही दिया था सुझाव। ये यूपीपीएससी मेंस का सवाल है। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो इसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है, इसको रॉलेट एक्ट ही कहा जाता है। यह एक्ट न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों का आधार पर पारित किया गया था। अगला है कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो रॉलेट एक्ट का बनना, इसी के विरोध स्वरूप अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। तो 2 नेता, क्या नाम था उनका? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के विरोध के स्वरूप में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे और वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि हमारे नेताओं को छोड़ा जाए। तो जनरल डायर ने आकर वहाँ पर गोली चलाई थी। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया, जिसके विरुद्ध गांधी जी 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। जलियांवाला बाग अमृतसर 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने निसंग नरसंहार करवाया। और सहयोग आंदोलन वर्ष 1920, सांप्रदायिक आवाज 1932 और साइमन कमीशन का भारत आना 1928 की घटनाएं हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। बहुत ही आसान सा सवाल था ये, कितनी बार पूछा गया है। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह 20 का उत्तर हो जाएगा। 1919 भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग त्रासदी के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर शहर में हुआ था, अमृतसर शहर में हुआ था। और जनरल डायर इससे जुड़ा हुआ है, जनरल डायर इससे जुड़ा हुआ है। ओके, काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। किसकी गिरफ्तारी के विरोध में? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जो हैं, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे कि हमारे नेता को छोड़ा जाए, और इसी दौरान जनरल डायर ने वहां पर गोली चलाई थी। ये देखिए अगला क्या है, जनरल रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने भीड़ पर गोली चलाई थी। क्या पता अगली बार इसका नाम पूछ ले पूरा, तो विशेष रूप से अलग से ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे फैक्ट आपको कई बार बचा ले जाएंगे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार के हृदय विदारक घटना के पश्चात रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी और शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। जो भारत के वायसराय थे, वायसराय उनकी कार्यकारिणी बॉडी होती थी और एक विधायिका होता था, दोनों के प्रमुख वायसराय होते हैं। तो कार्यकारिणी जो बॉडी थी, उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसके सदस्य थे शंकरन नायर, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अगली बार बीपीएससी ये सवाल बना सकता है या कोई भी एग्जाम में कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात से वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, कार्यकारिणी से इस्तीफा देने वाले कौन थे? तो शंकरन नायर नाम है इनका, अलग से ध्यान में रख सकते हैं इनको। जलियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए क्यों जमा हुए थे? तो कितनी बार बताया आपको, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे।
जिन्होंने लौटा दिया था कि आप अपना अलंकरण अपने पास में रखिए। समय आ गया है कि जब सम्मान तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहूँगा। ये किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा। और नाइट की उपाधि उतार कर किसको दे दी? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि रखो अपने पास में, हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर से वही सवाल पूछा गया है। अगला सवाल जो ये वाला है, इसको जरा अलग तरीके से करते हैं। किस प्रकार से किया जाता है इस प्रकार के सवालों को, तो जरा देखिए। ये अभिकथन है, ये कारण है। तो पहले कथन के पश्चात क्योंकि लगाया जाता है शब्द, फिर दूसरा पढ़िए। अगर आपको सही लग रहा है, तार्किक लग रहा है, तो दोनों सही हो जाएगा, नहीं तो आपका एक ही सही होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, ये तो सही है। क्योंकि नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया क्योंकि वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। ऐसा नहीं है, असहयोग आंदोलन के लिए नहीं, उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण से किया था। तो पहला तो सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। क्योंकि अवश्य लगाया कीजिए, क्योंकि इस प्रकार के सवाल कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कई बार एग्जाम में। यूपीएससी का जो नया ट्रेंड है उसमें इस प्रकार के सवाल भर भर के पूछने लग गया है। पिछले साल का पेपर देखिए, 2023 का 24 का 24 का नहीं, 2022-23 को, उसमें खूब ये सवाल पूछे गए हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, वही सवाल जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दे दिया, तो शंकरन नायर ने इस्तीफा दिया। इसीलिए मैंने बोला कि इस प्रकार के सवाल बनाया जा सकता है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उसके पश्चात से शंकरन नायर जी ने इस्तीफा दे दिया था। अगला एक सवाल है कि निम्न से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी गई थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि त्यागी थी और सर शंकरन नायर जी ने इस्तीफा दिया था, नाइट की उपाधि भी त्याग दी थी। ये सब चीज़ें आपको अलग से ध्यान में रखना चाहिए। अगला सवाल पर चलते हैं, देखते हैं कहाँ से शुरू है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया, इस तीनों को आपको क्रम में लगाना है। जलियांवाला बाग नरसंहार, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, तो ये तो पता ही होगा। पहले 2 होगा तभी तो 1 होगा, लेकिन तीसरा क्या करें? 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन की ये खासियत होती है, आज का जो कांग्रेस है वो कांग्रेस अलग है बिल्कुल ही, लेकिन मैं आपको याद करने के लिए बता देता हूँ। कांग्रेस की स्थापना दिसंबर में हुई है, दिसंबर 1985 में। तो कांग्रेस का अधिवेशन जब भी हुआ दिसंबर महीने में होता था। विशेष अधिवेशन हो जाए तो अलग चीज़ है, नहीं तो दिसंबर महीने में आयोजित हुआ है। तो 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग नरसंहार होता है अप्रैल में। उससे पहले डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी होती है सैफुद्दीन किचलू की, और 1919 के दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन होगा। मुझे नहीं पता कब हुआ, लेकिन हमने जो ट्रेंड पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग कब होना चाहिए, तो दिसंबर में होना चाहिए, क्योंकि दिसंबर में कांग्रेस स्थापित हुआ है और हर वर्ष दिसंबर में उसका अधिवेशन होता है। ये वो तकनीक है, इसके द्वारा अगर ये आपको नहीं पता है 1919 का अमृतसर का कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ है, तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ए हो जाएगा, 2, 1, 3 हो जाएगा। सबसे पहले सत्यपाल की गिरफ्तारी, फिर जलियांवाला बाग, फिर कांग्रेस का अधिवेशन। ओके, हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन गठन किया। कमीशन 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते हैं, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था। भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया। और आपको पता है कि ब्रिटेन के लोगों ने डायर के लिए पैसे इकट्ठे करके उसको सम्मानित किया था। बिल्कुल सही सुन रहे आप, सभ्य ब्रिटेन के लोगों ने हत्यारे को सम्मानित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न से किसने मारा था? सरदार उधम सिंह ने मारा था। उधम सिंह मूवी जरूर देखिएगा, आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड की सच्चाई पता चलेगा। 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने, पंजाब नहीं भारत के क्रांतिकारी नेता, जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया था। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। तो किसने? तो ये उधम सिंह ने किया था, उधम सिंह ने मारा था। अब अगला सवाल है, देखिए क्या पूछा गया है। एक तो आपने हंटर कमीशन पढ़ा। हंटर कमीशन किसने बनाया था? तो ब्रिटेन की ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। कांग्रेस ने भी अपना एक जांच दल बनाया, अपना एक समिति बनाया, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच पड़ताल की थी। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? तो महात्मा गांधी जी ने रिपोर्ट का प्रारूप लिखा था, ड्राफ्ट इन्होंने तैयार किया था।
जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। अपने प्रारंभिक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विकल्प बी को सही माना, जबकि संशोधित में इस प्रश्न को निरस्त कर दिया। वैसे महात्मा गांधी जी ने ही लिखा था। 1920 में जघन्य जलियांवाला बाग के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। उस समय चेम्सफोर्ड था। अगला सवाल देखिए क्या है। निम्नलिखित घटनाओं से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया? निवारक हत्या यानी कि बड़े चीज को रोकने के लिए हमने निवारक हत्या की, हमने दुर्घटना को रोकने के लिए हत्या की। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो जघन्य अपराध किया था जलियांवाला बाग को, इसने इस प्रकार का शब्द दिया था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके पश्चात से दीनबंधु C.F. एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या भी कहा था। तो किसने बोला था इसको निवारक हत्या? तो मॉन्टेग्यू ने कहा था। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल जो हम लोग करेंगे वो खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए सवालों को हल करेंगे। आसान से लेकर कठिन स्तर तक के सवाल हल करेंगे। निम्न से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? शौकत अली, मोहम्मद अली, शरीयतुल्लाह, अबुल कलाम आज़ाद। यही सवाल सोचिए 13 तारीख को आपको पेपर में दिखे। क्या आप इसका उत्तर लगाएंगे? क्या इसका आंसर हो जाएगा? क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली जो हैं इन्होंने इस आंदोलन का प्रारंभ किया था। खिलाफत आंदोलन भारत मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी आदि शामिल थे। तथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। हाजी शरीयतुल्लाह 19वीं सदी के फराइजी आंदोलन के संस्थापक थे और मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था कि खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस को या गांधी जी को भाग नहीं लेना चाहिए। इसका जिन्ना ने विरोध किया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन से थे? तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। ओके, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्न से कौन से थे? 4 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। इसको जरा हल कीजिए। आसान से स्टेटमेंट है, बस ऑप्शन बड़ा कठिन है इसका। भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, मुस्लिम समाज का सुधार, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग, खिलाफत का रक्षण, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4 हो जाएगा। ब्रिटिश विरोधी भावना मुसलमानों में क्यों उभारना? क्योंकि उन्होंने तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य में खिलाफत का जो पद वगैरह था उसको ख़त्म कर दिया, खलीफा का जो पद था। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तानों को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देश के विरुद्ध लड़ रहा था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि तुर्की साम्राज्य को किसी प्रकार समाप्त नहीं होने देंगे। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। भारतीय मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य से नफरत करने लगे। उन्होंने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने के लिए आंदोलन आरंभ किया था। अगला सवाल देखिए क्या है। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये चुना गया था महात्मा गांधी जी को चुना गया था। इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। दिल्ली में 23 से 24 नवंबर 1919। मार्च 1919 में क्या हुआ? अभी भूल गए। रॉलेट एक्ट। अप्रैल 1919 में क्या हुआ? जलियांवाला बाग। नवंबर 1919 में क्या हुआ है? तो खिलाफत आंदोलन का अध्यक्षता किया है गांधी जी ने 24 नवंबर को। उसके पश्चात से दिसंबर 1919 में क्या होगा? तो अमृतसर शहर में कांग्रेस का अधिवेशन होगा। 4 इवेंट हमने लाइन में लगा लिए। अगर सबसे कठिन सवाल 1919 ईस्वी से पूछा जाए तो यही पूछा जाएगा और चारों हमने लाइन अप कर लिए हैं। इसके आगे नहीं पूछा जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन ने खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में नहीं प्राप्त हो सकता है। तदनुसार उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। भारतीय मुसलमान जो उस समय के थे उनमें शिक्षा की कम थी और जागरूकता कम था, इसलिए वो भारत के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहे थे। एक धर्म के मुद्दे पर उन्होंने भारत में आंदोलन में भाग लेना शुरू किया, लेकिन उसके पश्चात फिर से गायब हो जाते हैं।
प्रमुख आपको छोटे थोड़े बहुत आपको नेता दिखेंगे जो मुस्लिम नेता थे। बाकी जो अधिकांश मुस्लिम वर्ग था वो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में दूर ही रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हमारा इतिहास में है। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? इसका उत्तर बी हो जाए। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाह रहे थे, इसके कारण से उन्होंने किया। फिर बाद में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा आ जाती है और 1919 से चली आ रही है, 1909 से चली आ रही है, उसको और भी आगे किया जाता है और फिर अलग अलग चुनावों के द्वारा मुस्लिम समाज को पृथक कर दिया जाता है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में, जिसमें सर सैयद अहमद खान जी का भी नाम आता है। फिर बाद में मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेता आते हैं जो उनको धर्म के आधार पर अलग देश की मांग के लिए इकट्ठा कर लेते हैं। ये कहीं न कहीं आपको दिखाता है खिलाफत आंदोलन बस एक आंदोलन है जिससे मुस्लिम समाज ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ में आंदोलन कर रहा था। ओके, इसको अलग से आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया था किसने? तो गांधी जी ने दिया था। गांधी जी ने इसीलिए दिया था कि हिंदू और मुस्लिम एकता स्थापित हो सके और आगे का आंदोलन में जो अंग्रेज डिवाइड एंड रूल खेल रहे थे। क्यों मुस्लिम अलग हो गए थे भाई? 1857 का युद्ध तो हिंदू मुसलमानों ने लड़ा था, मिलकर भाई लड़ा था। क्यों अलग हो गए थे? इसी पश्चात से उन्होंने हिंदू मुस्लिम डिवीज़न का रूल लाया और भारत में हिंदू मुसलमानों को अलग अलग करने लग गए, जिसमें इंडियन मुस्लिम जैसे किताब लिखे गए ब्रिटेन के राइटरों द्वारा, इंडियन मुस्लिम्स, जिसमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि आप भारतीय मुसलमान को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग कर दीजिए तो आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा, ये देश कमज़ोर पड़ जाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नीति लाई बांटो और राज करो की, और उसी का परिणाम है 1909 का एक्ट जो आप पढ़ते हैं, जिसमें सांप्रदायिक पंचाट होता है। 1906 ईस्वी में आप पढ़ते हैं कि किस प्रकार से मुस्लिम लीग की स्थापना को लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो धर्म का आधार भारत पार्टी की स्थापना करने का प्रारंभ ही उसी ने किया था। फिर ढाका में स्थापित होता है मुस्लिम लीग। तो ये सारा उसी का परिणाम था डिवाइड एंड रूल का, कि भारतीय मुसलमानों को हम क्या करें, आंदोलन से अलग कर दें, और करने में सफल भी हो गए, है ना। अगला सवाल देखिए क्या है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी थे। ऐसा निम्न से किस एक खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? किसने त्याग दी थी? किसने त्याग दी थी? किसने एक ने? तो हकीम अजमल खान जी ने ये त्याग दिया था। इसका उत्तर डी हो जाएगा। गांधी जी को किसने सावधान किया कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने ही किया था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मोहम्मद अली जिन्ना बाल गंगाधर तिलक के वकील भी हुआ करते थे। इन्होंने ही गांधी जी को बोला था कि आप मुस्लिमों में जो धार्मिक नेता हैं उनको आप मत बढ़ाइए आगे, इससे हमारा नुकसान हो सकता है, इससे देश का धर्म के आधार पर विभाजन हो सकता है और बाद में वही बने विभाजन के सूत्रधार। इसका आप क्या मायने निकालेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अद्भुत है ये भी। मोहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रवादी बिल्कुल प्रखर वक्ता, ब्रिटिशों के बहुत बड़े विरोधी, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता का आंदोलन जोड़ने के विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी थी, लेकिन गांधी बाबा नहीं माने थे। उन्होंने खिलाफत आंदोलन गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं उनके अनुयायियों कट्टरपन को प्रोत्साहित मत कीजिए, इससे हमारा नुकसान होगा। और बाद में यही चीज़ देखने को भी मिला। निम्न से किसने महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो M.A. जिन्ना मतलब मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था कि उनको नहीं करना चाहिए, खिलाफत आंदोलन ही नहीं होना चाहिए भारत में। निम्न से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन सा था? तो हिंदू मुस्लिम एकता मतभेदों में कमी आई, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुआ। इसको आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल देखिए, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, स्वामी श्रद्धानंद नाम है इनका। इसका उत्तर डी हो जाएगा। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, जरा एलिमिनेट कीजिए। क्यों किया? खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, खलीफा को हटाने के लिए, दूसरा आप काट सकते हैं, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए। तो ये 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। उसमें कांग्रेस में सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे मोहम्मद अली जिन्ना। इसका उत्तर 1 और 3 हो जाएगा। 1 और 3 हो जाएगा। निम्न से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब ऐसे लोग थे। ये मोहम्मद अली अलग है, मोहम्मद अली जिन्ना अलग है, जिन्होंने समर्थन नहीं किया था। इसका उत्तर बी हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए क्या 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया तो वह किस शहर में हुई थी? तो इलाहाबाद शहर में हुई थी, वर्तमान का प्रयागराज शहर में हुआ था। गांधी जी 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी थी। जून 1920 में खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी का आंदोलन को अगुवाई करने का अधिकार सौंपा। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। अगला सवाल देखिए क्या है, IAS प्री 2000 का है। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए हैं। निम्न से कौन सी घटना से एचिंसन ने इस कथन का संबंध है? एचिंसन के इस कथन का संबंध है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। खिलाफत और असहयोग आंदोलन को लेकर एचिंसन ने ये कमेंट किया था। एचिंसन की उक्त टिप्पणी खिलाफत और असहयोग आंदोलन के संदर्भ में थी। धातव्य है कि तुर्की के प्रश्न में ब्रिटेन के प्रति आक्रोश ने मुसलमानों को हिंदुओं के समीप ला दिया था। मोहम्मद अली ने घोषणा की कि वह मुसलमान पहले हैं, भारतीय बाद में हैं। इस प्रकार की घोषणा भी की गई थी। आप समझ ही सकते हैं क्या घोषणा है ये। 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी किसका? तो खिलाफत आंदोलन का ही विस्तृत शाखा था। मोपला दंगा कह सकते हैं आप, आंदोलन किसी दृष्टिकोण से नहीं कहना चाहिए। शुरू हुआ था आंदोलन के स्वरूप में, बाद में इतना सांप्रदायिक हो गया था कि बहुत सारे हिंदुओं को वहाँ पर मार दिया गया था जान से, या तो फिर उनका धर्मांतरण करवा दिया गया था। केरल प्रांत के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान और बेदखली को लेकर थे। जमींदार जब चाहते उन्हें भूमि से बेदखल कर देते थे, जब चाहते मनमाना लगान वसूलते थे। दूसरी ओर वहाँ खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जमाता जा रहा था। हालात ये हो गई, खिलाफत आंदोलन काश्तकारों की बैठक में फर्क करना मुश्किल हो गया। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए और बाद में फिर क्या हुआ, वहाँ पर हिंसक संघर्ष भी हो गया जिसमें कई सारे लोग मारे गए। आंदोलन का नाम इसको दिया जाता है, लेकिन दरअसल में ये क्या था, दंगा हो गया था। बाद में गांधी जी ने भी इससे खुद को अलग कर लिया था कि हम इससे समर्थन नहीं कर रहे हैं। ओके, अगला टॉपिक देखिए क्या है, असहयोग आंदोलन है। इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को जरा हल करते हैं। निम्न से किसने 1920 के नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो CR दास जी ने। देखिए क्या है, CR दास जी ने प्रस्तावित किया था। चित्तरंजन दास नाम है इनका। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन है। सितंबर 1920 विशेष अधिवेशन है। महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका CR दास ने विरोध किया था। 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई। इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया था। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1920 में शुरू किया था। असहयोग इसको आंदोलन का नाम दिया जाता है। 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ था। 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन था। जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को कहा जाता है। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ है? तो 1920 में शुरू हुआ है। 1920 में। निम्न से कौन सा एक असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो नमक कानून इस समय कारण नहीं था। बाकी रॉलेट एक्ट, पंजाब में अत्याचार, खिलाफत, जितने भी उससे पहले एक असंतोष थे, उन सबको गांधी जी ने इकट्ठा किया और बोला कि अब से हम असहयोग कर रहे हैं, ना तो हम आपके साथ कुछ भी सहयोग नहीं करने वाले हैं। इसीलिए उसको असहयोग कहा जाता है। और 1920 से प्रारंभ किया है। 1920 में एक ही सवाल बार बार रिपीट हो रहा है। अगला सवाल देखिए क्या है, 1 वर्ष स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, गोलमेज सम्मेलन के समय। तो असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने कहा था कि 1 वर्ष में हम स्वराज प्राप्त कर लेंगे। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। किसके नेतृत्व में किया? इसका उत्तर हो जाएगा ये महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया था। इसका उत्तर ये हो जाएगा। ये असहयोग आंदोलन के दौरान इसका लक्ष्य रखा गया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति इसका लक्ष्य था। M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। डी इसका उत्तर हो जाएगा।
असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, किंतु 4 फरवरी 1922 को हुए चौरा चौरी कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का था, जो प्राप्त नहीं हो पाया। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालय, विदेशी सामानों का पूर्ण बहिष्कार की योजना भी थी, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया, अपितु इसका विरोध किया था। क्यों? क्योंकि इसमें धार्मिक एंगल शामिल था। उस समय जिन्ना सेकुलर हुआ करता था। उसने बोला कि इसमें धार्मिक एंगल शामिल है, खिलाफत का मुद्दा इसमें नहीं होना चाहिए। इस कारण से हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं और नहीं किया गया था। ओके। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया था। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के प्रेरित करने के प्रमुख व्यक्तियों की सूची प्रसारित की थी। ऐसा बिहार में ही हुआ था कि लोगों को शराब पीने के प्रोत्साहित करने के लिए उन लोगों की सूची प्रकाशित कर दी थी जो शराब पीते हैं, ताकि लोग खूब सारा शराब पिएं और फिर क्या हो, राजस्व की प्राप्ति हो। ओके। अगला सवाल देखिए, 4 स्टेटमेंट हैं और इसको ज़रा सीरियसली सॉल्व करिए। हो सकता है कि आपसे पूछा जाए। कांग्रेस सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन से क्या हुआ? कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई। 4 कथन दिए हुए हैं, चारों बहुत ही आसान कथन है। एलिमिनेट कीजिए इसमें से आंसर। देखिए, इसमें चौथा जो है, ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने के लिए राजी हुई, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, अभी हमने देखा खिलाफत जैसे मुद्दों को लेकर असहयोग आंदोलन हुआ है, तो हाँ भाई बिल्कुल सही है ये तो। इसका उत्तर बी हो जाएगा। दूसरा बिल्कुल सही होगा, चौथा बिल्कुल गलत होगा। इस आधार पर हमने 4 स्टेटमेंट में से अपना आंसर निकाल लिया है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस कर दिया, वो कौन सी उपाधि थी? केसरे हिंद की उपाधि मिली हुई थी उनको, जिसको उन्होंने वापस कर दिया था। जमनालाल बजाज ने अपने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। निम्न से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो चित्तरंजन दास, CR दास जी ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। CR दास मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ये दोनों भाई हैं, ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। निम्न से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख पाए? तो ये लाला लाजपत राय, ये बाल गंगाधर तिलक हैं, जिन्होंने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, लेकिन आंदोलन शुरू होने के पश्चात ही 2 से 3 दिनों के पश्चात इनकी डेथ हो गई थी, है ना। तो इसलिए इसका परिणाम नहीं देख पाए। बाल गंगाधर तिलक हैं। बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रवाद के उत्थान में सबसे बड़ा योगदान इनका माना जाता है। और बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन ही 1 अगस्त 1920 को ही, प्रथम दिन ही जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ, उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृताएं जो 1920 को असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे थे? तो छपरा के क्षेत्र में, सारण जिला जो है, उसी क्षेत्र में राहुल सांस्कृताएं जी जो हैं, इन्होंने अपना आंदोलन किया था। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन चौरा चौरी कांड की वास्तविक तिथि है उसका? तो फरवरी 4, 1922 बताया जाता है। फरवरी 4, 1922 की रात को हुआ था। 5 फरवरी को पता चला होगा सबको, तो इसलिए 5 फरवरी इसमें कई सारे जगहों पर दिखा देता है, लेकिन हालांकि 4 फरवरी 1922 माना जाता है। चौरा चौरी किस जनपद में है? तो ये आपको गोरखपुर जनपद, गोरखपुर के बगल में ही आपको दिखेगा चौरा चौरी लिखा हुआ। किस घटना के कारण गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा कांड ही था। 24 नंबर सवाल तक ही आज हम लोग करेंगे। देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहन करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं हिंसक आंदोलन कर ही नहीं सकता हूँ। फरवरी 1921 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी? तो ये चौरा चौरी शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई 2021 के फरवरी में मोदी जी ने किया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, क्यों? तो पता ही होगा, चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी थी। 1922 में असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया? तो वही चौरी चौरा के कारण ही, और एक ही कारण है, वही चौरा चौरा कारण है। ओके, तो आज यहीं तक करते हैं हम लोग। 44 मिनट में कई सारे टॉपिक पर रिलेटेड जो फैक्ट होते हैं, जो बेसिक सवाल होते हैं, जिसमें आप गलती कर देते एग्जाम में, उसको हमने किया है। कठिन सवाल भी इससे रिलेटेड मैंने करवाए हुए हैं। हिस्ट्री NCERT MCQ, साइंस NCERT MCQ, ज्योग्राफी NCERT MCQ, UPSC PYQ, सब कुछ मैंने कराया हुआ है चैनल पर।
आपको आवश्यकता है उसको पढ़ने की, करने की, प्रैक्टिस करने की। 14 दिन बाकी हैं आपके एग्ज़ाम में, 13 दिन बाकी हैं, 14वें दिन तो एग्ज़ाम है ही आपका। तो पढ़ लीजिए अच्छे से 14 दिन, 10 घंटे पढ़ेंगे तो 140 घंटे हैं, है ना। तो ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का।